Hello friends. So today we are going to discuss about the term bioavailability, its purpose, its types and also the factors affecting bioavailability. So we start from the introductory part of bioavailability, that what is bioavailability, its definition. So we start from bioavailability introduction. So generally bioavailability in a simple language हम लोग समझे तो जो हम लोग ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन या इनटेक, वहाँ से कितना हमारा परसेंटेज ऑफ ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, तो इसी की स्टडी को हम लोग बायोअवेलेबिलिटी कहते हैं कि हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से कितना परसेंटेज कितना फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो है कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। जैसे कि अगर हम लोग सिंपल समझें कि अगर कोई मेडिकेशन जो है कि उसको हम आईवी इंट्रावेनस के थ्रू देंगे तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% रहेगी। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। जितना ज़्यादा जितना ज़्यादा ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, उतना उसका बायोअवेलेबिलिटी बढ़िया होगा। तो मीन्स अगर हम लोग डायरेक्ट ही इंट्रावेनस या वेंस में दे रहे हैं तो वो उसका 100% रहेगा, और अगर ओरल रूट से हम लोग देंगे तो जाहिर सी बात है उसका कम हो जाएगा बायोअवेलेबिलिटी एज कम्पेयर टू आईवी। तो ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट सब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग जितने टाइप्स के रूट्स हैं अलग अलग उसकी बायोअवेलेबिलिटी है, क्योंकि हर टाइप के में अलग अलग परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग जो है कि हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है। सो जनरली डेफिनेशन जो है कि यूएस एफडीए के थ्रू दी गई थी, बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग कि किस रेट से जाता है, और एक्सटेंट मींस द अमाउंट, कितना अमाउंट। तो दोनों इसमें मैटर करता है, रेट एंड एक्सटेंट या अमाउंट। टू विच द एक्टिव इंग्रेडिएंट आर एक्टिव मोइटी, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक्टिव मोइटी है, वो कितना एब्जॉर्ब होता है फ्रॉम द ड्रग प्रोडक्ट एंड बिकम्स अवेलेबल एट द साइट ऑफ द एक्शन। तो ये हमारा जो मेन डेफिनेशन है ये यूएसएफडीए थ्रू था। अब है पर्पस ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। तो पर्पस में जनरली क्या है कि प्राइमरी इवेल्युएशन ऑफ द न्यू ड्रग डेवलपमेंट फॉर द प्राइमरी इवेल्युएशन ऑफ द न्यू ड्रग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सुटेबल डोजेस फॉर्म। तो हम लोग जो न्यू ड्रग है उसका प्राइमरी इवेल्युएशन करेंगे बायोअवेलेबिलिटी स्टडी के थ्रू कि उस कितना परसेंटेज का ड्रग मतलब हमारा रिलीज हो रहा है, कितना हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, जब हम लोग सुटेबल डोजेस फॉर्म का डेवलपमेंट करेंगे। तो हम लोग ये देख सकते हैं ना कि इस डोजेस फॉर्म से, अब जैसे हमारा टैबलेट हो गया, कैप्सूल हो गया, टैबलेट में भी एंट्री कोटेड हो गया, तो डिफरेंट डोजेस फॉर्म हो जाएंगे। तो हम लोग वहाँ से स्टडी करेंगे, उसकी बायोअवेलेबिलिटी स्टडी करेंगे, किसकी बायोअवेलेबिलिटी बेटर है, तो उस हिसाब से हम लोग उसका डोजेस फॉर्म डेवलपमेंट करेंगे। और फिर सेकंड में आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सिपिएंट्स, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर एंड पॉसिबल इंटरेक्शन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा बायोअवेलेबिलिटी में हम लोग इन्फ्लुएंस ऑफ हमारा एक्सिपिएंट्स कि एक्सिपिएंट का क्या इन्फ्लुएंस है हमारे ड्रग जो एक्टिव मोइटी है उसके ऊपर, और पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स भी क्या है, कुछ पेशेंट को कोई चीज़ सूट करती है, कोई उसको पॉसिबल उनका इंटरेक्शंस होते हैं, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये बायोअवेलेबिलिटी इस स्टडी इस सब चीज के लिए की जाती है। ठीक है। और फिर थर्ड वन है डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्मुलेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ड्रग, जो पहले से है और फिर हम लोग उसको न्यू फॉर्मुलेशन उसका डेवलप कर देंगे, तो उसमें भी हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडी का यूज करते हैं कि अगर कोई हमारी ड्रग है उसकी बायोअवेलेबिलिटी 70% है, पहले से वो मार्केटेड ड्रग है और उसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर उसके हिसाब से फिर बायोअवेलेबिलिटी स्टडी करके उसको कैसे एनहांस करेंगे और फिर नया न्यू ड्रग न्यू फॉर्मुलेशन का हम लोग डेवलपमेंट करेंगे। फोर्थ वन आता है कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ ड्रग प्रोडक्ट। तो ये सिंपल सा, अगर ये सारी ऊपर की चीजें हम लोग यहाँ पे जैसे एक्सिपिएंट्स हो गया, पेशेंट रिलेटेड फैक्टर हो गया, तो अगर ये सब का हम लोग ध्यान देंगे तो हमारा सीधी सी बात है कि क्वालिटी हमारी बेटर होती जाएगी। ठीक है। और इसमें बायोअवेलेबिलिटी स्टडी का एक चीज और यहाँ पे हम लोग है कि ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ मार्केटिंग इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोसेसिंग फैक्टर, जैसे स्टोरेज हमारा स्टेबिलिटी, तो ये सब चीज का भी हम लोग ध्यान देते हैं। ध्यान मीन्स हम लोग बायोअवेलेबिलिटी स्टडी में ये सब चीजें पढ़ते हैं कि उसकी स्टोरेज फैसिलिटी कैसी रखी जाए कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी कितने टेम्परेचर पे उसको रखना है, क्योंकि अगर उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ही डीनेचर हो जाएगा या खत्म हो जाएगा तो मतलब उसका इफेक्ट ही नहीं आएगा थेराप्यूटिक, मतलब वो ड्रग हमारा जो है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाएगी।
सो ये सब मेन इसका पर्पस है कि हम लोग क्यों इस बायोअवेलेबिलिटी स्टडी करते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ बायोअवेलेबिलिटी। तो दो तरीके की टाइप्स इसमें है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट जैसे नाम से ही क्लियर है, एब्सोल्यूट में हम लोग क्या करेंगे कि इट इज अ सिस्टमिक अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग आफ्टर द एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन कंपेयर टू द आईवी डोजिंग। सो इसमें हम लोग एक एब्सोल्यूट लेंगे और एक जैसे टेस्ट होता है हमारा वो लेंगे। तो एब्सोल्यूट में हमारे आईवी डोजिंग में से किसी ड्रग का हम लोग आईवी डोज से और उसका जैसे सेम ही ड्रग कोई है जैसे डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक का हम लोग एक आईवी डोजिंग किए और एक ओरल किए और दोनों को कंपेयर कर दिए, तो हमारी हो जाएगी एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। इसको हम लोग एफ से डिनोट करेंगे और हम लोग आईवी को ही स्टैंडर्ड मान के करते हैं, और अगर ओरल को करेंगे तो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं, तो इसीलिए हम लोग जनरली आईवी को ही स्टैंडर्ड मान के एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी चेक करते हैं। और रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी भी है। तो रिलेटिव भी जैसे हमारा क्या है कि इसमें हम लोग आईवी डोजिंग से कंपेयर कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, तो इसमें मीन्स कि हम लोग कोई दो ड्रग लेंगे जो कि सेम रूट से दिए गए हैं। यहाँ था कि डिफरेंट रूट हो सकता था, यहाँ पे क्या सेम रूट और सेम ही उसका डोजिंग भी रहेगा। ठीक है, और उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। इसका इक्वेशन है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी, उसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, इसको एफ आर से करेंगे, इज इक्वल टू ए यू सी ए अपॉन ए यू सी बी। ए मतलब हमारा जो एक सिंगल ड्रग मतलब दो अलग अलग ड्रग जो रहेंगे वो ए और बी, एक रेफरेंस स्टैंडर्ड और एक हमारा एक स्टैंडर्ड और एक रेफरेंस। फिर डिफरेंट टर्म्स जो बायोलॉजी में यूज होते हैं जैसे बायो इक्विवेलेंट। तो बायो इक्विवेलेंट मीन्स क्या होगा कि अगर दो सिमिलर ड्रग हैं जिसकी सेम बायोअवेलेबिलिटी हो तो हम लोग उसको कहेंगे बायो इक्विवेलेंट। और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट क्या होगा कि जो दो सिमिलर ड्रग हैं उसका सेम इफेक्ट, सेम एफिकेसी, सेम टॉक्सिसिटी, मतलब उसका थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजी जो है स्टडी वो सेम होती है, तो हो जाएगा थेराप्यूटिक इक्विवेलेंट। और केमिकल इक्विवेलेंट क्या होगा कि इफ टू ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू द सेम प्रिंसिपल, मतलब उसको सेम प्रिंसिपल सेम क्राइटेरिया जो फार्माकोपिया में उसको फॉलो करके हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हो जाएगा केमिकली इक्विवेलेंट। अब आता है डिफरेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द बायोअवेलेबिलिटी। तो फैक्टर सबसे पहला तो आता है, हम लोग अभी पीछे ही पढ़े, सबसे पहला आएगा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट से डिफरेंट हमारे बायोअवेलेबिलिटी परसेंटेज उसमें आएंगे। जैसे कि अब आईवी से 100% आएगा और सबसे रैपिड होगा, इंट्रामस्कुलर 75 से 100% आएगा, इसमें कि लार्ज वॉल्यूम भी हम लोग इंजेक्ट कर सकते हैं लेकिन ये थोड़ा पेनफुल होगा। सबक्यूटेनियस में 75 टू 100 आएगा, इसमें स्मॉलर कर सकते हैं, ये भी पेनफुल होता है। और ओरल रूट में 5 टू 100% आएगा, ये कन्वीनियंट होता है लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें होता है, तो इसीलिए इसका बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाता है। रेक्टल में 30 टू 100% है, इसमें भी होता है फर्स्ट पार्ट में मेटाबॉलिज्म लेकिन ओरल रूट से थोड़ा कम होता है। इनहेलेशन है, ये भी 5 से 100% है, ये भी रैपिड इसमें ऑनसेट होगा, मतलब जल्दी ड्रग जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है लेकिन कम अमाउंट में पहुंचेगा 5 टू 100% के बीच में। ट्रांसडर्मल जो है 80 टू 100%, इसमें स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है, इसमें भी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो है बहुत कम होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है कि बायोअवेलेबिलिटी मेनली डिपेंड है एब्जॉर्प्शन के ऊपर। अगर हम लोग कोई ओरल रूट या डर्मल रूट जितना भी देते हैं तो उसमें एब्जॉर्प्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कि अगर हमारा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में जनरली जो हमारे ड्रग से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं। ठीक है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म इन रूट फ्रॉम द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जनरली इसमें पहले ही हमारे जो मतलब एब्जॉर्ब होने से पहले ही वो मेटाबोलाइज हो जाएंगे कुछ परसेंटेज उसके। सो और कहाँ पे जनरली होते हैं, लीवर में, इंटेस्टाइन, लंग्स, एड्रिनल ग्लैंड एंड और अदर ऑर्गन्स भी होते हैं, मेनली इसमें लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स होते हैं। तो जिस ड्रग का ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगा वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसकी बायोअवेलेबिलिटी लो होगी। ठीक है,
जनरली कुछ इसमें ड्रग्स दिए गए जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और उसके साइड से ब्रोंकियल म्यूकोसा में प्रोस्टाग्लैंडिन, निकोटीन, आइसो प्रेनलिन हो गया। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हमारे क्लोरप्रोमाजिन, लेवोडोपा, ट्रायामीन, अल्फा मिथाइल डोपा, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरॉन। और लीवर में ग्रिसलर ट्राइनाइट्रेट, अमाइलिड ट्रिप्टालिन और नॉरट्रिप्टालिन, इमिप्रामीन, ये सब हमारे ड्रग्स हैं जो जनरली इसका फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म डिफरेंट साइट्स पे होता है। फिर फोर्थ वन आता है केमिकल इंस्टेबिलिटी। तो जनरली जो कुछ ड्रग हमारे जो के स्टेबल नॉन स्टेबल होते हैं, मतलब अनस्टेबल होते हैं ओरल रूट से, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी जीरो होती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ ड्रग जो है कि HCl जो स्टमक में प्रेजेंट रहता है उसके कांटेक्ट में आके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, और इंटेस्टाइनल एंजाइम से भी हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी बायोअवेलेबिलिटी लो हो जाती है। जैसे एग्जांपल में बेंजाइल पेनिसिलिन हो गई, ये ओरली नहीं दिया जाता क्योंकि ये HCl से डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इसको हम लोग पेरेंटरल देते हैं। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ड्रग्स हैं वो जो हमारे डोजेस फॉर्म है ड्रग्स सब कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है कि अगर द सेम डोजेस फॉर्म ऑफ द सेम मैन्युफैक्चर्ड द सेम डोजेस फॉर्म ऑफ अ सेम मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट ब्रांड्स कैन हैव अ डिफरेंट बायोअवेलेबिलिटी, क्योंकि वो लोग क्या होगा डिफरेंट प्रोसेस, उनका प्रोसेस क्राइटेरिया, उसका स्टोरेज कंडीशन, कैसे क्या प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कैसे किस टाइप के केमिकल्स का यूज करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड होता है। जनरली इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यूज ऑफ एक्सिपिएंट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब चीजों पे ध्यान दिया जाता है, तो उसी के कारण क्या होगा डिफरेंट डिफरेंट सबका बायोअवेलेबिलिटी रहता है। जो ज़्यादा बेटर, जो बढ़िया क्वालिटी का केमिकल्स और प्रोसेस जो है सब एज अ फार्माकोपिया स्टैंडर्ड से वो मैन्युफैक्चर करेगा तो उसका बायोअवेलेबिलिटी बेटर रहेगा। सो सिक्स्थ वन है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इसमें है गैस्ट्रिक मोटिलिटी, आयोनाइजेशन, स्प्लेनिक ब्लड फ्लो, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, फूड इफेक्ट। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी जैसे पहला है, तो जनरली इसमें जो रैपिड मूवमेंट होती है हमारे स्टमक में, तो वो भी इम्पेयर करती है एब्जॉर्प्शन को, क्योंकि जल्दी जल्दी मूवमेंट होता है, तो उससे भी हमारे जो बायोअवेलेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि ड्रग पार्टिकल्स क्या एब्जॉर्ब नहीं हो पाते और म्यूकोसा कांटेक्ट में जल्दी नहीं आ पाते, क्योंकि जैसे कोई भी चीज़ें हिलती हिलती डुलती रहती है तो जल्दी वो एक जगह से अडेयर चिपकेगी नहीं, या हमारा ड्रग जो है कि उसको टाइम नहीं मिल पाएगा। इसमें कुछ डिसऑर्डर हैं जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये गैस्ट्रिक स्टेटिस करते हैं और डिक्रीज करेंगे ड्रग बायोअवेलेबिलिटी को। आयनाइजेशन है, तो हम लोग शायद जानते हैं कि जो एसिडिक ड्रग है वो एब्जॉर्ब होंगे फास्टर इन एसिडिक पीएच, ठीक है, क्योंकि एसिडिक ड्रग जो होंगे वो अनअनाइज्ड फॉर्म में होंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अनअनाइज्ड ड्रग होता है वही उसका एब्जॉर्प्शन सबसे रैपिड होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता है, ठीक है। सो अब आते हैं स्प्लेनिक ब्लड फ्लो में। तो क्या होगा, सम ड्रग्स आर अचीविंग हायर प्लाज्मा कंसंट्रेशन आफ्टर फूड। तो कुछ ड्रग जो होते हैं कि उसकी जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है अगर हम लोग उसको खाने के बाद लेते हैं, ठीक है, क्योंकि किसके कारण, स्प्लेनिक ब्लड फ्लो के कारण, कि स्प्लेनिक ब्लड फ्लो बढ़ता है। जैसे कि एग्जांपल में हमारे प्रोपेनॉल, क्लोरमफेनिकॉल, लिथियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर इन केस ऑफ द हाइपोवोलेमिक स्टेट द स्प्लेनिक ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड, सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इज डिक्रीज। सो हाइपोवोलेमिक स्टेट वो होगा जब हमारा वाटर लॉस होता है बॉडी से, ठीक है, जब वाटर की कमी हो जाती है, सोडियम लॉस होता है, पसीना एक्सेसिव स्वेट होता है, या वाटर लॉस तो होता है, तो उसमें क्या होगा कि हमारे बॉडी में भाई जब वाटर लॉस होगा तो ब्लड फ्लो भी डिक्रीज होगा, स्पेनिश ब्लड फ्लो, तो उसके कारण हमारी बायोअवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन है, तो इसमें क्या होगा, दिस इंक्रीज बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। एग्जांपल में मॉर्फिन, क्योंकि द मॉर्फिन इज लेस पोटेंट ड्रग व्हेन गिवन ओरली, इट अंडरगोस इंट्रोहेपेटिक साइक्लिंग, इफ मोर is the cycling of the drugs then more absorption। सो जनरली इसमें क्या है कि अगर हम लोग उसको ओरल देंगे मॉर्फिन को तो उसका पोटेंसी घट जाती है, लेकिन जब हम लोग इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन
मतलब में देंगे तो उससे क्या होगा कि उसका जो साइकिल है वो ज़्यादा साइकिल चले, मतलब जो उसकी एक साइकिल होती है कि कैसे ड्रग आता है, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर वो मतलब जाएगा ब्लड सर्कुलेशन में, फिर वहाँ जाएगा अपने रिसेप्टर्स पे, तो वो पूरी साइकिल उसमें, इसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी तो इसमें हमारा एब्जॉर्प्शन होगा ज़्यादा होगा। और फूड इफेक्ट है, फूड इफेक्ट में क्या, फूड कैन चेंज द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग, कैन इन्फ्लुएंस द बायो इक्विवेलेंस बिटवीन टेस्ट एंड रेफरेंस products. Food effects of bioavailability can have clinically significant consequences. Food can alter bioavailability by various means. तो जनरली बायो जो फूड है वो इफेक्ट करता है, चेंज करता है बायोअवेलेबिलिटी को, ठीक है। और उसको कितने तरीके से, मतलब किस किस चीज़ें से इफेक्ट कर सकता है। पहला है कि गैस्ट्रिक, मतलब एक तरीके से कम ही करता है। अगर हम लोग फूड इफेक्ट को, एक एक्सेप्शंस होते हैं उसमें भी, लेकिन जनरली जो उसका एक बेसिक फेनोमेनन है कि फूड अगर हम लोग उस ड्रग के साथ लेंगे तो वो हमारे बायोअवेलेबिलिटी को कम करेगा। अब कैसे कैसे करता है, डिले गैस्ट्रिक एपेटिक रेट, स्टिमुलेट बाइल फ्लो, चेंज इन पीएच, जीआई पीएच, इंक्रीज स्प्लैंचिक ब्लड फ्लो, change luminal metabolism of a drug substance, physically or chemically interact with the dosage form or a ड्रग सब्सटेंस। तो इसमें मेनली हमारा जैसे कि स्पेसिफिक ब्लड फ्लो यहाँ इंक्रीज होगा तो यहाँ अवेलेबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो और बाकी सब में जनरली पीएच चेंज होगा, तो पीएच अब ड्रग के ऊपर है कि कुछ जो ड्रग एसिडिक मीडिया में होते हैं वो उसकी बढ़ेगी, उसकी बाकी घटेगी। तो जनरली हमने यही लिखना है कि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं, जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करती हैं। अगर हम लोग फूड लेते हैं तो कैसे कैसे वो इफेक्ट करती हैं, ठीक है। सो सेवेंथ आता है फार्माकोजेनेटिक फैक्टर। तो इसमें जेनेटिक डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हमारा बायोअवेलेबिलिटी की स्टडी होती है, मतलब उसमें देखते हैं कि कैसे घटता बढ़ता है, ठीक है। कुछ जेनेटिक इसमें फैक्टर्स आ जाते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग समझे, क्योंकि इसमें जनरली इंजाइम्स का रोल होता है कि डिफरेंट जेनेटिक और डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जो उसमें एंजाइम्स का रोल ज़्यादा होता है कि एंजाइम्स कैसे ड्रग के साथ रिएक्ट करते हैं। सबको, सबका एंजाइम्स किसी का कुछ कम रहता है, किसी का कुछ ज़्यादा रहता है, किसी के पास कुछ डिफरेंट एंजाइम्स भी प्रेजेंट है। तो उसके हिसाब से जनरली हमारे जैसे कि देखा जाए तो जो एथेनिक वेरिएशन हो गए, रेस हो गए, ठीक है, मतलब अलग अलग जाति, जैसे अब क्या है, कुछ लोग अगर आदिवासी हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म, उनका एंजाइम्स प्रोडक्शन और वो अलग तरीके का होता है, क्योंकि वो लोग का वैसा बॉडी टॉलरेंस पावर हो जाती है। एशियन लोग हैं तो एशियन का अलग हो जाएगा, यूरोपियन का अलग सिस्टम होता है, उन लोग की इम्यूनिटी और भी कमज़ोर होती है, एशियन की फिर भी इम्यूनिटी बढ़ा है, क्योंकि क्या है, इसमें एंजाइम का रोल ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग भी बायोअवेलेबिलिटी का हम लोग देखते हैं कि वो डिफरेंट हो जाती है। अगर हम लोग एशियन ह्यूमन, मतलब इन लोगों से कंपेयर करें यूरोपियन लोगों का या अफ्रीकन लोगों का, तो सबका अलग अलग होगा। सो इसमें हम समझते हैं एक एग्जांपल से, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, और ये कन्वर्ट करती है अल्कोहल टू इनटू एसिटिल्डिहाइड। तो फीमेल्स का क्या है कि फीमेल्स हैव लेस क्वांटिटी ऑफ दिस एंजाइम, तो उनका क्या होगा कि एसिटिल्डिहाइड में कम कन्वर्ट होगा। सो दे ऑफन डेवलप मोर एडवर्स इफेक्ट ऑफ अल्कोहल देन मैन, क्योंकि उनका अल्कोहल जो है कि अल्कोहलिक फॉर्म में ज़्यादा रह जाएगा, एसिटिल्डिहाइड में चेंज नहीं हो पाएगा, तो ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट उनके में देखा जाएगा। और एशियन मेल्स के पास भी एंजाइम का प्रोडक्शन मतलब कम होती है। तो एक मेनली हम लोग समझें कि जो हमारे एशियन लोग हैं वो लेस टॉलरेंस होते हैं अल्कोहल के, अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से। तो जनरली क्या है, एक तो ये इसमें ये हो गया कि मेल फीमेल की बात हो गई, फीमेल में कम होता है। दूसरी हो गई कि हमारे डेमोग्राफिक के हिसाब से हो गया कि एशियन और यूरोपियन के हिसाब से अगर देखें तो उन लोग अल्कोहल, क्योंकि वो लोग टॉलरेट करते हैं, वो डेली लाइफ में भी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें फार्मेकोजेनेटिक फैक्टर होगा। डिजीज स्टेट है, डिजीज स्टेट में जनरली डिजीज अगर कोई पहले से हम लोग अंडर गोइंग डिजीज है तो वो भी हमारी बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगी। जैसे अ, माल मल एब्जॉर्प्शन हो गया, थायरोटॉक्सोसिस हो गया, अल्कोहाइड्रिया हो गया, सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया,
बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सब चीजें हैं कि हमारे एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करेंगे, तो बायोअवेलेबिलिटी भी इफेक्ट होगी। और लास्ट में आता है प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस, जैसे विटामिन सी क्या है कि विटामिन सी फेवर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम जीआईटी वाइल फाइलेट्स रिटार्डेड। मतलब अगर विटामिन सी है तो उसका एब्जॉर्प्शन करने आयरन हेल्प करेगा, और फाइलेट अगर प्रेजेंट है तो वो रिटार्ड करेगा, उसको अपोज करेगा। ठीक है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड पैराफिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है लिक्विड पैराफिन के प्रेजेंस में उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो मतलब क्या है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को फेवर कर रहा है या उसको रिटार्ड कर रहा है। ठीक है। तो ये चीज, जैसे कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इज रिड्यूस्ड बाय सीटोस्टेरोल एंड कैल्शियम कॉम्प्लेक्सेस विद टेट्रासाइक्लिन एंड रिटार्ड्स इट्स रिलीज फ्रॉम द डोजेज फॉर्म एंड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। सो ये तो सिंपल है। सो इस तरीके से हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हुआ कि हम लोग ने पहले बायोअवेलेबिलिटी के इंट्रोडक्शन, उसका पर्पस, उसके टाइप्स, डिफरेंट जो टर्म्स रिलेटेड हैं, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग, इसमें रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन के बारे में, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, केमिकल इंस्टेबिलिटी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, फार्माकोजेनेटिक फैक्टर्स, डिजीज स्टेज एंड प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। सो इस तरीके से हमारा ये एक छोटा सा टॉपिक जो था बायोअवेलेबिलिटी के बारे में, ये खत्म होता है and its factors affecting. So thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more informative